हेलो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लॉ एलएलबी के तरीके से आपके सामने ये टॉपिक आए तो आप बिल्कुल इसे घबराइए नहीं। इस टॉपिक का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, यानी कानूनों का निर्वाचन। ये एलएलबी से रिलेटेड बहुत अच्छा टॉपिक है। इसका किसी भी सेमेस्टर में आपको इसका पेपर एक सॉल्व करना होगा, जिसमें पासिंग मार्क्स लाने के लिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान ये टॉपिक है, इसको मैं आपको समझा दूँ। इसका तो देखिए जो मीनिंग है वो मैं आपके बता दूँ। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, यानी कि जिस तरीके से कानून को समझने का जो तरीका है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, उसे कहते हैं हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। सीधे तौर पे आप समझें कि कानून कैसे समझना है और कानून कैसे पढ़ना है, ठीक है। ये एक कोर्ट का काम है, बेसिकली ये कोर्ट का काम है। आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज़ अ वर्क ऑफ कोर्ट। ये कोर्ट का काम है। कोई भी कानून जो पार्लियामेंट बनाती है, गवर्नमेंट उसे इनेबल करती है और कोर्ट उसकी डिस्प्यूट सॉल्व करता है। तो ये बेसिकली कोर्ट का काम है कि किस तरीके से वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट करे, यानी कि जो कानून है उसको समझाए और समझे। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, या आप लिख भी सकते हैं। एक्चुअली 2007 में वोडाफोन का एक केस हुआ था, जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटी ने वोडाफोन के ऊपर केस किया था। जब एसआर को वोडाफोन ने शेयर्स खरीदे थे, हज और एसआर के, उसके बाद एक केस हुआ था। वो उसमें इनकम टैक्स की जो डिपार्टमेंट की टीम थी, उसने वोडाफोन को 11,000 करोड़ रुपए का नोटिस दिया था। बस ये इंटरप्रिटेशन को समझने के लिए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, ये आप लिख भी सकते हैं। इसमें क्या हुआ था कि वोडाफोन एक कंपनी ने जब ये शेयर्स का डील किया था, तो इसमें एक ही कानून को समझने में वोडाफोन के लोग उसे अलग तरीके से समझ रहे थे, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो लोग थे वो उसे अलग तरीके से समझ रहे थे। वोडाफोन कह रहा था कि वो ज़ीरो टैक्स लायबिलिटी है उसकी, और इनकम टैक्स कह रहा था कि उसकी जो लायबिलिटी है वो 11,000 करोड़ रुपए की है। तो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट ने एक नोटिस दे दिया वोडाफोन कंपनी को। वोडाफोन कंपनी इसके अगेंस्ट में कोर्ट में गई, जहां लोकल कोर्ट से, वो बॉम्बे के कोर्ट में था ये, वहां से वोडाफोन कंपनी हार गई केस। उसके बाद वोडाफोन कंपनी सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से वोडाफोन कंपनी ने ये केस जीता। तो कोर्ट ने बड़ा चौंकाने वाला फैसला दिया था और वोडाफोन के हक में फैसला दिया था, और फैसला ये था कि एक ही लॉ है, एक ही कानून है, उसको पढ़ने और समझने में दोनों, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अथॉरिटी और वोडाफोन के जो कंपनी थे, जो उसके सीएस थे, उनमें दोनों में समझने में फ़र्क था, जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट हुआ और ये डिस्प्यूट कोर्ट में गया और कोर्ट ने इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया। तो हम समझ सकते हैं ये कानूनों का निर्वाचन या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मतलब सिंपल तौर पर कानून कैसे समझें और कानून कैसे पढ़ें, ये उसका एक तरीका है, उसके कुछ नियम हैं। देखिए, अब मैं आपको एक बेसिक समझाता चलूँ। देखिए, अब मैं आपको एक बेसिक समझाता चलूँ। वो बेसिक ये है कि जो कानून लॉ से, कानून से राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जो भी कानून संविधान के हिसाब से बनाती है, उसकी हमारे देश में 3 महत्वपूर्ण और बड़ी इमारतें हैं। 3, पहली है पार्लियामेंट, दूसरी गवर्नमेंट और तीसरी कोर्ट। यानी कि पार्लियामेंट का जो काम है वो है कानून बनाना, गवर्नमेंट का काम है कानून को लागू करना, और कोर्ट का काम है जो डिस्प्यूट होते हैं, जो झगड़े होते हैं, उनको सेटलमेंट करना। कोर्ट का काम अपना अलग है, पार्लियामेंट का काम अपना अलग है, गवर्नमेंट का काम अपना अलग है। ये तीनों पिलर है हमारे डेमोक्रेसी के मजबूत। मिसाल के तौर पे एक पार्लियामेंट एक एक्ट बनाती है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 पार्लियामेंट बनाती है। ये एक्ट बना दिया पार्लियामेंट ने, इसको लागू गवर्नमेंट कराएगी। गवर्नमेंट अपनी एजेंसी के थ्रू लागू कराती है, यानी कि जैसे CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, गवर्नमेंट की एजेंसी है। गवर्नमेंट इसके थ्रू इनकम टैक्स देश के अंदर लागू कराती है।
ठीक है। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं, जैसे एक आईपीसी आपने पढ़ा ही होगा, इंडियन पेनल कोड है, ये पार्लियामेंट ने इसमें बनाया है। इसके अंदर 511 सेक्शंस हैं जो जो लोग जुर्म करते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उनको सज़ा सुनाते हैं इसके अंदर। तो इसको क्या हुआ कि इसको जब पार्लियामेंट ने बनाया, ठीक है, अब लागू कौन करेगा? इसे लागू गवर्नमेंट करेगी। तो गवर्नमेंट किसी एजेंसी के थ्रू लागू करती है। गवर्नमेंट की एजेंसी हो गई अब पुलिस, गवर्नमेंट अब पुलिस के थ्रू लागू करती है आईपीसी। तो देखिए ये बेसिक है, किस तरीके से कानून बनेगा, कानून लागू कौन सी एजेंसी करेगी, और फिर उसका अगर डिस्प्यूट होगा तो कहाँ जाएगा। 3 ये बेसिक पिलर हैं हमारे यहाँ पर। नंबर पहला हो गया पार्लियामेंट, नंबर दूसरा हो गया गवर्नमेंट, और नंबर तीसरा हो गया कोर्ट। उसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि एक कानून जो 2 लोग अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं, कानून पढ़ने का और कानून समझने का एक हुनर होता है, जिसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन। कोर्ट इंटरप्रिएट करता है किसी भी कानून को। कोर्ट के अंदर ये ताकत है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून लाती है, वो कानून को इंटरप्रिएट करना किसका काम है? कोर्ट का काम है। कोर्ट कानून का सही इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी उसके एक एक शब्द को, उसके एक एक मकसद को, एक एक मीनिंग को बताते हैं, समझाते हैं, ताकि वो अच्छे तरीके से लागू हो सके। कानून अगर आपको समझना है तो उसको सिद्धांतों को समझना है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोई भी कानून को समझने का तरीका इसके अंदर दिया है। कानूनों का निर्वाचन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप इसे आसान भाषा है, बिल्कुल आसान शब्दों में बता रहा हूँ, आप इसको ऐसे के ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि एक कानून को 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी लोग हों वो समझने में फ़र्क कर सकते हैं। इसीलिए ये कानून को पढ़ने का और समझने का एक हुनर है, जो कोर्ट की जिम्मेदारी है कि इसको इंटरप्रिएट करे, और कोर्ट हर कानून का सही तरीके से इंटरप्रिटेशन करता है, यानी उसके एक एक शब्द को, उसके एक एक रूप को, उसके एक एक मीनिंग को अपने तरीके से लोगों को समझाकर उसका इस्तेमाल करने के लिए बताता है। देखिए एक बेसिक बात भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब ये पूरा सिस्टम आप लिखेंगे तो इस सिस्टम का जो हिस्सा है वो पार्लियामेंट भी है, वो गवर्नमेंट भी है, वो कोर्ट भी है। तो एक आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि ये जो प्रोसेस है इसमें सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट में दोनों में बड़ा कौन है? ठीक है, देखिए ये दोनों को हमारे जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, दोनों बॉडीज़ को अलग अलग ताकत दी गई है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी बॉडीज़ को ताकत बढ़ी है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए ज़रूर बता सकते हैं कि किस चीज़ को कानून में ज़्यादा ताकत है। मिसाल के तौर पे अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है और वो कानून असंवैधानिक है, अगर कोई बंदा, कोई शख्स उस कानून के अगेंस्ट कोर्ट में जाएगा और ये बात कहेगा कि ये जो लॉ बनाया है, ये जो एक्ट बनाया है पार्लियामेंट ने, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि असंवैधानिक है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो पार्लियामेंट का कोई भी कानून को पलट दे, यानी ख़त्म कर दे, इनवैलिड कर दे, और पार्लियामेंट को ये बता दे कि आपका ये जो कानून है ये असंवैधानिक है एज़ पर द लॉ। वो कानून सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है, ये उसको पावर है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से ऊपर आ गया। लेकिन मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताऊंगा जिसमें ये बात साबित हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट ही नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट भी ऊपर हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? देखिए, गवर्नमेंट के अपनी बॉडीज़ होती हैं, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर होती हैं, विधानसभाएं होती हैं, लोकसभाएं होती हैं, जहाँ पर वो कानून बना सकते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने तरीके से कानून बनाकर ला सकते हैं। कोर्ट के फैसले, अगर कोर्ट का फैसला आ भी गया है फिर भी वो कानून बना के ला सकते हैं। मैं आपको एक सच्चा एग्जाम्पल बताऊंगा, अगर आप इस एग्जाम्पल को लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं आपको बिल्कुल एक सच्चा एग्जाम्पल बता रहा हूँ सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट का। देखिए, गुजरात का ये एग्जाम्पल है, कमर्शियल कोचिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर,
ठीक है, ये एक सर्विस होती है, यानी कि जो लोगों बच्चों को कोर्सेज़ वगैरह कराते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज़ कराते हैं, उस तरीके की ये एक सर्विस है। ये टैक्सेबल सर्विस है, यानी कि 2003 से सरकार ने इसे टैक्सेबल कर दिया है। ठीक है, गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ। गुजरात में एक बहुत बड़ा केस हुआ है, ठीक है, जिसमें एक रिकॉर्ड है कि इसमें कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में सरकार ने क्या किया था, और सरकार ने वो अपनी बात मनवा कर रही थी। देखिए, गुजरात के अहमदाबाद में एक संस्थान है जिसका नाम है AMA, यानी कि अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये संस्थान क्या काम करता है? ये संस्थान शॉर्ट टर्म कोर्स कराता है, प्रोफेशनल कोर्सेज कराता है, शॉर्ट टर्म कोर्स प्रोफेशनल कोर्सेज कराता है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर कोर्स हो गए, बेसिक कोर्स हो गए, बेसिक स्किल कोर्स हो गए, इस तरह की कोर्स कराता है। तो ये AMA का जो रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में था, इसका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 25 में, यानी कि सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट का वो एक्ट है जिसके अंदर नॉन प्रॉफिट कंपनीज रजिस्टर होती हैं, यानी कि वो कंपनीज जो काम करती हैं लेकिन प्रॉफिट की इंटेंशन नहीं होती, उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, समाज सेवा के करने का मकसद वो लेके चलती हैं साथ साथ में। इसलिए उनका जो रजिस्ट्रेशन वो कराती है अपना कंपनीज एक्ट में सेक्शन 25 के अंदर कराती हैं। तो ये AMA जो थी, ये अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन भी कंपनीज एक्ट के सेक्शन 25 में रजिस्टर्ड थी। अब देखिए अब क्या होता है। अब जो है सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट इसको एक नोटिस इशू करता है और कहता है कि आप जो सर्विस दे रहे हैं, यानी कि आप जो लोगों को कोर्स करा रहे हैं, उसके लिए जो आप पैसे लेते हैं वो पैसे सर्विस टैक्स में आते हैं और टैक्सेबल सर्विस है, लिहाजा आपको टैक्स देना पड़ेगा। AMA वाले बोलते हैं कि नहीं भाई, हम तो सेक्शन 25 की कंपनीज हैं, हम नॉट प्रॉफिट है, हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो तो सेवा भाव का पैसा है, यानी कि हम जो लोगों को दे रहे हैं, हम सिर्फ अपना कॉस्ट मैनेज करने के लिए पैसा लेते हैं और लोगों को शिक्षा देते हैं। लेकिन अब चूँकि हमारा ज़्यादा चल गया तो हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन हमारा इंटेंशन मकसद जो है वो पैसा कमाना नहीं है, वो मकसद है शिक्षा देना। अब ये सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट इनको नोटिस देता है। ये केस गुजरात में हाई कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और वहाँ से सारी जगह अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन ही इस केस को जीतता है, यानी कि सरकार के ऊपर कोर्ट आ गया। हाई कोर्ट ने भी फैसला सरकार के खिलाफ बता दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के खिलाफ बता दिया। अब सरकार ने एक कानून चेंज किया अपने बजट में, उसमें एक अमेंडमेंट कर दिया और सरकार ने ये कह दिया, ये इंटरप्रिएट कर दिया सरकार ने साफ साफ कि जो कमर्शियल वर्ड है, ठीक है, वो अगर आप कोई नॉन कमर्शियल सर्विस दे रहे हैं लेकिन उसके बदले अगर आप कुछ पैसा या चार्ज करते हैं तो वो टैक्सेबल होगा। सरकार ने कहा कि अगर कोई बंदा है वो कमर्शियल है या नॉन कमर्शियल है लेकिन कोचिंग देता है और कंसीडरेशन लेता है तो वो कमर्शियल है और टैक्सेबल है। ये अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट करने के बाद में उसको नोटिस दे दिया। और सरकार के पास एक और पावर होती है, बैकडेटेड नोटिस दिया है, यानी 2003 से ही इफ़ेक्टिव नोटिस दे दिया और कहा कि आप 17 करोड़ रुपए का टैक्स जमा करें। इसका मतलब साफ हुआ कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीज़न दिया था उसके से भी ऊपर सरकार ने वो केस में ही अमेंडमेंट कर दिया और वो फैसला सरकार के पक्ष में वहाँ से आ गया। अब ये अगर दोबारा जाएगा तो जो वर्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कमर्शियल के ऊपर, ये नॉन कमर्शियल है इसलिए इसे फ़ायदा पहुँच गया। अब तो सरकार ने अमेंडमेंट करके नॉन कमर्शियल को भी टैक्सेबल में ला दिया। तो सरकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर नज़र आई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर के बावजूद भी सरकार ने उसे नोटिस दिया। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर किस तरीके से इंटरप्रिएट हुआ और किस तरीके से दोनों के बीच हुआ। तो